नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है प्रतिध्वनि। नित्य की भांति वे थके कदमों से धीरे धीरे चलते हुए अपनी चिर परिचित पत्थर की बेंच पर आकर बैठ गए। इस पार्क में आने वाले लोग क्या, अब तो यहाँ के पेड़ पौधे, पक्षी, यहाँ तक कि हवा भी उन्हें पहचानने लगी थी और जानते थे कि सूर्योदय के साथ ही वे पार्क के दाहिने फाटक से प्रविष्ट होंगे और बिना दाएं बाएं देखे सीधा इसी हर श्रृंगार के नीचे वाली पत्थर की बेंच पर आकर बैठ जाएंगे। 1 घंटा यूं ही बिताकर बिना कुछ बोले, बिना घूमे टहले सीधा उठकर दाहिने फाटक से बाहर निकल जाएंगे। इधर 1 सप्ताह से उनकी इस दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। अब उनके आने के आधे घंटे बाद 35-36 की उम्र का एक युवक उन्हीं की बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा है। आज उनको बेंच पर बैठे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि वह दंपति पार्क के गेट के अंदर आता दिखाई दिया। उन्होंने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली, फिर पार्क के चारों ओर देखा। अभी इक्का दुक्का लोग ही पार्क में दिखाई दे रहे थे। उन्हें पास आता देखकर वे विपरीत दिशा में देखने लगे। चलिए ना, थोड़ा सा टहल लीजिए, अनुरोध भरा नारी स्वर उभरा। क्यों फालतू में सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो? यहाँ तक आ जाता हूँ, यही बहुत है। डॉक्टर ने टहलने के लिए तुम्हें कहा है, मुझे नहीं। अब जाओ, जल्दी टहल कर आओ। आज अखबार भी नहीं मिला है। पुरुष के स्वर में खींच थी। आज हम शायद जल्दी आ गए हैं। पार्क खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी। पुरुष बेंच पर बैठता हुआ इत्मीनान से बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना यहीं। सांवली सी, तीखे नैन नक्श व गोल मटोल शरीर वाली वह स्त्री बिना बात आगे बढ़ाए स्वयं आगे बढ़ गई। घुंघराले बालों वाला वह श्याम वर्णी पुरुष बेचैनी से बेंच पर बैठ पहलू बदलने लगा। अखबार के बिना मन नहीं लग रहा है क्या? जी हाँ। उसने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या शुभ नाम है आपका? मुझे विवेक सिंह कहते हैं। वैसे आप मुझे तुम कहकर ही संबोधित करें तो मुझे खुशी होगी। आप मेरे बुजुर्ग जैसे हैं। अरे कैसा संयोग है, मेरा नाम भी विवेक ही है, विवेक मेहरा। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई सर। तुम मुझे अंकल कह सकते हो। जी अंकल, मुझे तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई क्योंकि तुमने मेरे अतीत को कुरेद दिया है। मेहरा जी ने अपनी सत्यवादी होने का परिचय दिया। माफ़ कीजिएगा अंकल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर भी यदि आपका दिल दुखा है तो मैं आप क्षमा चाहता हूँ। हतप्रभा सा विवेक बोला। विवेक, बिना मांगे ही सलाह दे रहा हूँ। जानता हूँ आजकल की युवा पीढ़ी को बुजुर्गों की सलाह भाती नहीं है, फिर भी तुम्हें सचेत करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे अपना अतीत दिखाई दे रहा है। बेटा, अपनी पत्नी को ज्वालामुखी बनने से बचा लो। जी सर। आश्चर्य, असमंजस और नाराजगी एक साथ विवेक के चेहरे पर उभर आई। बुरा लगा ना? जानता हूँ। गहरी दृष्टि से उन्होंने विवेक को देखा, जैसे परख रहे हो। फिर ठहरे हुए शब्दों में बोलना आरंभ किया। बेटा, मुझे देख रहे हो, 2 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। आज जीवन के इस पड़ाव पर आकर मैं नितांत अकेला हो गया हूँ। आई एम सॉरी। अंग्रेजी में कहे इन शब्दों के साथ ही विवेक का हमदर्दी भरा हाथ उनके घुटनों पर आ टिका। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो विवेक। मेरी पत्नी जीवित है और स्वस्थ है। मौन विवेक सीधे उनकी आंखों में देखने लगा, जैसे कुछ तलाश रहा हो। जानता हूँ सोच रहे हो कैसे उलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान से पाला पड़ा है। इससे बात करूँ या नहीं, है ना? मेरे ये सफ़ेद बाल देख रहे हो? ये पिछले 2 सालों में इतने सफ़ेद हो गए हैं। सच तो यह है कि इन्हीं 2 सालों में मैंने जीवन को जाना है, जिंदगी को पहचाना है। विवेक ने ध्यान से उनके सफ़ेद बालों की ओर देखा। उन श्वेत बालों में उनकी लंबी चौड़ी काया को गरिमा युक्त कर दिया था। विवेक की नज़र उनके बालों से फिसलकर उनकी आंखों पर ठहर गई थी। उन गहरी काली आंखों में दर्द का सागर हिलोरे मार रहा था। इससे पहले कि विवेक उस दर्द के सागर में डूब जाए, मेहरा जी की ठहरी हुई गंभीर वाणी ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में अपने जीवन की प्रतिध्वनि सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। इसलिए आने वाले तूफान से तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ। मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए अभी से संभल जाओ और जीवन की खुशियों को दोनों हाथों से बांधकर सहेज लो।
अभी नहीं चेतोगे तो खुशियाँ मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। आपकी भावना की कद्र करता हूँ अंकल। आप जो भी कहना चाह रहे हैं खुलकर बताइए प्लीज़। विवेक सिंह के चेहरे पर से कठोरता की परत उतरकर अनुरोध की कोमलता फैल गई। उसके चेहरे पर नजरें टिकाए हुए मेहरा साहब अतीत के गलियारों में उतरने लगे। बेटा, मैं बचपन से पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, खेल कूद का भी चैंपियन था। जो मिलता घर बाहर या स्कूल हमेशा मेरी प्रशंसा ही करता। धीरे धीरे शायद यह धारणा मेरे अंदर बैठ गई कि मैं सबसे योग्य हूँ। पढ़ाई करते ही एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हो गया, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और आज चेयरमैन हूँ। अपनी योग्यता, मेहनत और लगन के बल पर ही मैंने सफलता की इस ऊंचाई को प्राप्त किया है। मेरी पहचान एक योग्य कर्मठ प्रशासक, सफल नेतृत्व देने वाला अधिकारी के रूप में है। इसी मुकाम को पाने का सपना देखा था मैंने। आज वो सपना पूरा हो गया है। पर बेटा, क्या यही सपना था मेरा? बोलो, क्या मैं बस यही चाहता था? जी, मैं कैसे बता सकता हूँ। मेरा तो आज ही आपसे परिचय हुआ है। विवेक सिंह असमंजस की स्थिति में बोला। बता सकते हो बेटा, क्योंकि हर इंसान का सपना एक ही होता है, बस उसका थोड़ा थोड़ा रूप बदल जाता है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई प्रशासक, कोई व्यापारी, लेकिन हर किसी का सपना एक ही होता है कि वह अपने काम में महारत हासिल करे, अपनी एक पहचान बनाए और सफलता की ऊंचाइयों को छू ले, है ना? हाँ अंकल, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सपना तो सब यही देखते हैं। विवेक सहमति से सिर हिलाता हुआ बोला। अच्छा विवेक, यह बताओ, ये सब क्या हम सिर्फ अपने लिए करते हैं? सिर्फ अपने लिए क्यों अंकल? हम अपने लिए, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों, सबके लिए इन उपलब्धियों को पाना चाहते हैं। हमारी हर छोटी बड़ी सफलता में सबसे ज़्यादा यही लोग खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विवेक। दरअसल यही जीवन का सच है, जिसे हम जान ही नहीं पाते या जानने की कोशिश भी नहीं करते। विवेक, जिस सपने की बात हम कर रहे थे, उस सपने या लक्ष्य से आगे भी एक लक्ष्य है जो हमारे जीने का मकसद है। अंकल, क्या है वह मुख्य लक्ष्य? इन अपनों की खुशी। दोनों कुछ पल मुख एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, फिर अपने सफ़ेद बालों पर हाथ फेरते हुए वे बोले, सुनने की बात बड़ी साधारण लग रही है ना, लेकिन इन 2 सालों में मैंने जाना है कि यही जीवन का सत्य है। विवेक, इन अपनों का सुख, इनकी खुशी ही है जो हमारी अंतर आत्मा को तृप्ति देती है। हमारा पद, मान सम्मान, सफलता सब हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उससे ये हमारे अपने खुश होते हैं। विवेक, मेरे पास बहुत बड़ा पद है, मोटर गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, नाम, बैंक बैलेंस सब है, लेकिन यह सब मेरे किसी काम के नहीं हैं क्योंकि इनका सुख उठाने वाला कोई नहीं है। जानते हो, मेरा ऑफिस से वापस घर जाने का मन ही नहीं करता। किसके लिए लौटूं? उस विशाल कोठी के लिए या उसमें रखे फर्नीचर के लिए? विवेक, घर दीवारों से नहीं परिवार से बनता है और जीवन रिश्तों से सजता है। अंकल, आपके दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ कौन सा तूफान आपकी बगिया को उजाड़ गया? विराट अंबर पर से दृष्टि हटाए बिना मेहरा साहब बोले। तूफान बहुत भयंकर था, किंतु इतने दबे कदमों से आया कि मैं जान ही नहीं सका। नौकरी में लगते ही मेरी शादी हो गई। सुंदर सुशील पत्नी की सबने तारीफ की। सबका उसकी तारीफ करना मुझे अच्छा लगा क्योंकि वह मेरी थी, किंतु मन के किसी कोने में यह भाव भी था कि मैं इतना योग्य हूँ तो मुझे अच्छी पत्नी ही मिलनी चाहिए थी। जिसकी सब तारीफ कर रहे थे, उसकी तारीफ में मेरे मुंह से एक शब्द भी शायद ही कभी निकला होगा। मेरे मुंह से अपने लिए प्रशंसा के बोल सुनने के लिए या फिर मेरी खुशी के लिए वह पूरी तरह से मेरे रंग में रंगती गई। वह एक आदर्श गृहिणी, सुगर बहू, ममता माई माँ के रूप में मिसाल बन गई, परंतु मेरा पुरुष अहम कभी प्रशंसा के 2 बोल नहीं कह पाया। यद्यपि उसके चेहरे पर छाए मृदुल मुस्कान मुझे मोह लेती थी। बच्चों के बीच खिलखिलाती वह बहुत सुंदर लगती थी। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था, परंतु मेरा हाव भाव यही दर्शाता था कि वह अच्छी है तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छा तो उसे होना ही चाहिए। आखिर मेरी पत्नी जो है। मेहरा साहब विवेक की ओर मुड़े और बोले,
आज जैसे तुमने अपनी पत्नी के साथ टहलने की इच्छा का गला घोट दिया था, मैं भी ऐसा ही था। मेरी पत्नी को संगीत पसंद था और मुझे बिल्कुल नहीं। वह जब भी संगीत सुनती, मैं यह कहकर बंद करवा देता, क्या हल्ला मचा रखा है। वह कुछ गुनगुनाती तो मेरे मुंह से निकलता, क्यों बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही हो। अब सोचता हूँ विवेक, तो लगता है ऐसा मैंने क्यों किया। मैं कभी भी उसे दुखी नहीं करना चाहता था। जब वह मेरी पत्नी बनकर आई, हर पल चहकने वाली बुलबुल थी। धीरे धीरे वह अपनी खोल में अंदर छुपती गई, परंतु उसका अंतर्मुखी होना मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। उसने हर बात, हर चीज़ मेरी इच्छा के अनुरूप किया, पर याद करने की कोशिश करता हूँ तो शायद यह याद नहीं पड़ता। कभी मैंने उसकी इच्छा या पसंद जानने की कोशिश की हो, कभी उसके रंग में रंगने की इच्छा भी मेरे मन में आई हो। कभी तुम्हारे मन में यह इच्छा आई विवेक कि तुम अपनी पत्नी की इच्छा के अनुरूप ढलो। अंकल कभी ऐसे सोचा नहीं। अपने घुंघराले बालों में बेमतलब उंगलियां फेरते हुए विवेक बोला, यही बेटा, यही हम अपनी जीवन संगिनी को, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और आज मैं मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि उसने जीवन में जब जब मेरा साथ चाहा, मैंने उसे रुलाया और दूसरों का हाथ पकड़ा है। अब अगर अंत में उसने पूर्ण रूप से मेरा हाथ छोड़ने का निर्णय ले लिया तो क्या गलत किया। ये आप क्या कह रहे हैं? एक कड़वी हकीकत बयान कर रहा हूँ। कुछ पल ठहर कर वह पुनः बोलने लगे, जीवन छोटी छोटी घटनाओं का जमावड़ा है। धूप छांव हर एक के जीवन में आता है। मिल बांटकर इस लुका छुपी के खेल को खेलो तो एक सुंदर यादों का गुलदस्ता तैयार होता है। परंतु मेरी तरह अपनी ही दुनिया में जो जीता है, वह स्वयं अपनी हरी भरी बगिया को बियावान बनाने वाली माली सिद्ध होता है। अतीत उन पर अब पूरी तरह से हावी हो गया था, अतः विवेक को मौन श्रोता होना ही ठीक लगा। वे सुदूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहने लगे, उसे फिल्में देखने का शौक था और मुझे नाम कमाने का। वह जब भी फिल्म देखने की बात करती, मैं व्यस्तता की बात कर उसे रुपए पकड़ाकर सहेलियों के साथ देख आने को नेक सलाह दे देता। जब मेरे आंगन की 2 कलियां यानी मेरी बेटियां जन्मी, उस समय मेरी सहचरी को सबसे ज़्यादा यदि कुछ चाहिए था तो वो था मेरा साथ। किंतु मैंने क्या दिया जानते हो? रुपए देकर उसे एक बार अपने माँ बाप के पास, दूसरी बार उसके माँ बाप के पास पहुँचा दिया। बेटियाँ मेरी जन्मी, वंश बेल मेरी फूली, परंतु सारी भागदौड़, सारा तनाव दूसरों ने झेला। अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर रखकर मैं बाप बन गया। इतना ही नहीं, ये कलियां जब मेरे आंगन में कुहकने लगी, तब मेरा मन मोर नाच उठा। उनकी तोतली बोली, उनकी खनखनाती हंसी मेरी मनोरंजन थी, परंतु उनकी बीमारी, उनके स्कूल की सारी जिम्मेदारी मेरी सहचरी की थी। मेरी जिम्मेदारी बस उसे पैसा देना और गाड़ी देना था। उसके परिवार में कोई भी शादी ब्याह या गर्मी पड़ी, मुझे कभी भी छुट्टी नहीं मिली। शुरू में मैं अकेले बच्चों के साथ वह चली जाती थी, फिर कार्ड या फ़ोन आते ही बहाने बनाने लगी। एक बार मैंने टोका था, किसी की परीक्षा तो है नहीं, चली जाओ ना बच्चों के साथ, थोड़ा मन बहल जाएगा। कुछ पल मेरी ओर देखकर उसने सपाट चेहरे के साथ कहा था, अकेले अच्छा नहीं लगता। उस पल इन शब्दों में छुपे दर्द को मैं महसूस नहीं कर पाया, पर बेटा आज ये सब मेरा सीना छलनी करता है। विवेक, मैंने उसे प्यार किया है, आज भी करता हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया, परंतु मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। दरअसल मैं शिकायत करने की स्थिति में ही नहीं हूँ। ये तो मेरी सज़ा है और इसे मैंने सिर झुकाकर स्वीकार लिया है। अब तो बस दिन रात यही दुआ करता हूँ कि वह जीवन के शेष दिनों को अपने ढंग से जिए और संगीत जो उसकी आत्मा में रचा बसा था उसका पूरा आनंद उठाए। लेकिन अंकल, उन्होंने आपको छोड़ा क्यों? वे आपके प्यार को क्यों नहीं समझ पाई? हाँ, महसूस किया जाता है। वो उस प्यार को कैसे महसूस करती विवेक, जिसको मैं ही तब जान पाया जब वह मेरे जीवन से दूर जा चुकी थी। वो तो जब तक मेरे पास साथ रही, अपने वजूद को मारकर मेरा प्रतिबिंब बनी रही, हर सांस मेरे लिए जीती रही। तुम्हें आश्चर्य होगा, किंतु अतीत की ओर पलटकर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मुझसे दूर जाने और अपनी मर्जी से जीने की बात भी कभी मैंने ही उससे कही थी क्या? विवेक फटी फटी आंखों से उन्हें देख रहा था।
मेरी दोनों बेटियों का चयन एक साथ हो गया था, एक का मेडिकल, दूसरी का इंजीनियरिंग में। उनके हॉस्टल चले जाने के बाद उसका समय नहीं कटता था। एक दिन शाम को उसने बताया कि जहां वह इंटरव्यू देकर आई थी, उस स्कूल में संगीत शिक्षिका के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई है। सच बताऊं तो मुझे उनका नौकरी करने का विचार ही अच्छा नहीं लगा और मैंने खींचकर कह दिया, अभी नौकरी रहने दो। जब दोनों बेटियों का विवाह लेना, सब संन्यास ले लेना और आश्रम में जाकर जी भर गा बजा लेना। जितना संगीत छूट गया है ना, उस समय पूरा कर लेना। उस दिन से के बाद उसने कभी नौकरी की बात नहीं की। परंतु जिस दिन मेरी छोटी बेटी की डोली विदा हुई और घर मेहमानों से खाली हो गया, वह शांति से मेरे पास आई और बोली, मैं तुमसे और तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा रही हूँ। तुम्हें तो मेरी कभी भी ज़रूरत नहीं थी, बेटियों को थी, पर अब नहीं होगी। तुम भी यही चाहते थे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दूँ, आज मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई। मेरी 10-12 बच्चों से बात हो गई है, एक कमरा किराए पर ले लिया है, वहीं रहूँगी, उन्हें संगीत सिखाऊंगी। मैं अपनी संगीत की दुनिया में वापस जा रही हूँ। ये तलाक के कागज़ है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। तुम जब चाहो इस पर हस्ताक्षर कर दूसरी शादी कर सकते हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और वह चली गई। आपने रोका नहीं? नहीं। लेकिन क्यों? जीवन भर अपने आप को, अपनी इच्छाओं को दबाते दबाते वह ज्वालामुखी बन चुकी थी। इस ज्वालामुखी का बनना मुझे नहीं दिखाई दिया, किंतु फटना मुझे दिख रहा था। फटते हुए ज्वालामुखी को कोई रोक नहीं पाता, कोई हिम्मत भी नहीं करता। मैं नहीं कर पाया। उसने हमेशा हर काम मुझसे पूछ कर किया था, परंतु उस दिन उसने कुछ पूछा नहीं, बस अपना निर्णय सुनाया। मैंने उसके निर्णय के आगे सिर झुका दिया। बेटा, वह मुझसे दूर रहते हुए भी मेरे दिल में रहती है। उसका वह छोटा सा संगीत विद्यालय मेरा मंदिर है। मैं प्रतिदिन सुबह सुबह वहाँ जाता हूँ, अंदर नहीं जाता। शायद मुझे देखकर उसकी शांति भंग हो, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। प्यार का अर्थ तो अब मैं जाना हूँ। कागज के टुकड़ों पर हस्ताक्षर कर देने से प्यार नहीं समाप्त होता। अपनी बात में वे इतना डूब गए थे कि विवेक सिंह की पत्नी का आना जान ही नहीं पाए। चलें? नहीं, वो एक चक्कर तुम्हारे साथ टहल लेता हूँ, फिर चलते हैं। विवेक उठता हुआ बोला। सच, पत्नी की आंखों की चमक विवेक से छुपी नहीं थी। आंखों ही आंखों में उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और पत्नी के साथ आगे बढ़ गया। आज पहली बार पार्क से बाहर जाते हुए मेहरा साहब के अधरों पर मुस्कान थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।